नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस चैनल के माध्यम से हमने NCERT सीरीज को शुरू किया है और NCERT सीरीज में NCERT के बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने पढ़ा रखा है। आप जाके उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 4, जिसका नाम है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो विषय यानी कि टॉपिक्स, तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर कृषि क्या होता है। और दूसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा कृषि तंत्र यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि कृषि को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, इसलिए हम लोग कृषि करने के क्या क्या तंत्र हैं, क्या क्या सिस्टम हैं, उसे हम लोग यहाँ देखेंगे। तीसरा टॉपिक्स हमारा रहेगा कृषि के प्रकार, और इसके अंतर्गत हम लोग निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक्स हमारा रहेगा मुख्य फसलें, और इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य फसलों में खाद्य फसल, मिलेट फसल, रेशेदार फसल और पेय फसल, ये 4 प्रकार के मुख्य फसलें होती हैं। और इसके अंतर्गत अलग अलग फसल आते हैं, जैसे कि खाद्य फसल जो होते हैं वो गेहूं और चावल होते हैं, इसलिए खाद्य फसल के अंतर्गत हम लोग गेहूं और चावल के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलेट फसल जो मक्का, रागी और बाजरा, ये आपका मिलेट फसल होता है, इसलिए हम लोग मिलेट फसल के अंतर्गत मक्का, रागी और बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह रेशेदार फसल के अंतर्गत हम लोग जूट और कपास के बारे में पढ़ेंगे, और पेय फसल के अंतर्गत हम लोग कॉफ़ी और चाय के बारे में पढ़ेंगे। फिर पांचवा और आखिरी टॉपिक हमारा रहेगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। मैं आप लोगों को बता दूं कि कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए यहाँ अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये जो क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि कृषि के विकास के लिए यानी कि कृषि का विकास जो है किस तरीके से किया जा सकता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग लास्ट में भारत का एक कृषि फॉर्म और संयुक्त राज्य का एक कृषि फॉर्म, इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारा है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम लोग इसी कृषि शब्द को समझते हैं कि ये आखिर कृषि जो होता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहा जाता है, और ये जो एग्रीकल्चर है ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्दों से हुई है, और लैटिन शब्दों के 2 शब्दों से हुई है। एक आपका एग्री हो जाता है और दूसरा आपका कल्चर हो जाता है, यानी कि इन दोनों शब्दों को यदि मिला दिया जाए तो आपका बनता है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि एग्रीकल्चर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तो वो लैटिन शब्दों के 2 शब्दों से हुई है, जिसमें से आपका पहला होता है एग्री, जिसे एगर भी कह सकते हैं, और दूसरा आपका होता है कल्चर, यानी कि एग्री और कल्चर, ये दोनों शब्दों से मिलकर हमारा बनता है एग्रीकल्चर, और ये दोनों शब्द जो हैं वो लैटिन शब्द हैं। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ कि आखिर ये एग्री और कल्चर, इन दोनों का अर्थ क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्री का अर्थ जो होता है वो मृदा होता है, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। यानी कि एग्री का अर्थ क्या होता है, मृदा, यानी कि कह सकते हैं इसे साधारण शब्दों में मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कृषि, यानी कि मिट्टी में जो हम लोग एक प्रकार के पौधों को उगाते हैं उसे ही एक तरह से कृषि कहा जाता है। यानी कि मृदा और कृषि, ये दोनों चीज़ें जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आप यहाँ कृषि को सिंपल शब्दों में यदि मैं बताऊँ तो ये बेसिकली एक तरह का खेती है, इसे आप खेती बोल सकते हैं, यानी कि ये शब्द जो है वो खेती से जुड़ी हुई चीज़ है। तो सिंपल ये कृषि का जो डिफिनेशन निकल करके आता है, यानी कि मृदा यानी कि मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ है एग्रीकल्चर, तो हम लोग कह सकते हैं कि मृदा की जुताई कर फसलों को उगाना ही कृषि कहलाता है, या मृदा की जुताई कर फसलों को उगाना ही एक प्रकार की खेती या कृषि कहलाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एग्रीकल्चर है ये किन 2 शब्दों से निकल करके आया है, तो एग्री और कल्चर से निकल करके आया है, और ये 2 लैटिन शब्द हैं। इसमें से एग्री का अर्थ होता है मृदा,
मृदा यानी कि मिट्टी, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर के अलावे भी बहुत सारे कल्चर्स होते हैं जो कृषि से जुड़े हुए चीज़ हैं। तो यहाँ हम लोग और जो 3-4 महत्वपूर्ण कल्चर हैं उसे हम लोग यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा है सेरीकल्चर। तो ये सेरीकल्चर क्या होता है, इसमें जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो किस तरह से रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो रेशम के कीटों को पालकर रेशम का उत्पादन करना ही सेरीकल्चर कहलाता है। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा इमेज के माध्यम से दिखा दूँ। ये आपका सेरीकल्चर होता है। इसमें एक खास प्रकार का कीट होता है जिसे पाल करके उसे रेशम का धागा जो है वो निकाला जाता है, और फिर उस धागे से जो है अलग अलग प्रकार के चमकीले वस्त्र जो हैं वो बनाए जाते हैं। और ये जो आपका एक कल्चर है ये रेशम से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो इसलिए इसे हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। तो आपसे यदि पूछे कि रेशम का पालन कौन सा कल्चर कहलाता है, तो वो आपका सेरीकल्चर कहलाता है। या सेरीकल्चर में किस चीज़ की खेती की जाती है या किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो रेशम का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब दूसरा कल्चर हमारा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत आपका मत्स्य पालन होता है। मत्स्य ये संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी में जो होता है वो मछली होता है। यानी कि पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन से जो है वो जुड़ा हुआ है। यानी कि पोखरों और तालाबों में मछली को पालना ही क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। जैसा कि आप लोग गाँवों और शहरों में देखते होंगे, ये आपका मछली पालन हुआ पोखरों और तालाबों में। और ये जो कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ है इसे हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मत्स्य पालन या मछली पालन कौन सा कल्चर है, तो वो आपका पीसी कल्चर है। अब अगला कल्चर जो है हमारा वो है वीटी कल्चर। इसे द्राक्षा कृषि भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली अंगूर की खेती जो है वो की जाती है। तो अंगूर की खेती जो है वो वीटी कल्चर के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये आपका वीटी कल्चर हुआ और इसके अंतर्गत हम लोग अंगूर की खेती जो है वो करते हैं। अब आखिरी जो हमारा लास्ट कल्चर है वो है हॉर्टिकल्चर। इसे उद्यान कृषि भी कहा जाता है। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि इसे उद्यान कृषि भी क्यों कहा जाता है। इसमें वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। पहले हम लोग इस टेक्निकल शब्द को समझते हैं कि वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है। वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार, यानी कि व्यापार की दृष्टिकोण से सब्जियों और फलों और फूलों ये जो उगाए जाते हैं किसानों के द्वारा, ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से ज़्यादा मात्रा में सब्जी, फूल, फल जो हैं वो उगाए जाते हैं और वो फैक्ट्रियों में ले जाए जाते हैं। तो इसलिए इसे उद्यान कृषि भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि हॉर्टिकल्चर किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका सब्जी, फूलों और फलों के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर, ये एक प्रकार का सूरजमुखी का फूल है और बहुत से और भी फूल जो हैं वो उगाए जाते हैं। ये सारे जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा कृषि तंत्र। तो उसे हम लोग अगले पेज पे देखने वाले हैं। तो अब हमारा है कृषि तंत्र यानी एग्रीकल्चर सिस्टम। तो यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कृषि तंत्र जो है वो क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसानों के द्वारा जो खेती की जाती है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है, तो उसी को कृषि तंत्र कहा जाता है। और उसी के बारे में हम लोग कृषि तंत्र के अंतर्गत जो है वो पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि आप एक किसान हैं। यदि आपको खेती करनी हो तो आप किस सिस्टम को अपनाएंगे, किस तरीके को, यानी कि किस तंत्र को अपनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, निवेश करेंगे। यानी कि निवेश में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मशीनरी या बीज या रसायन, ये 3 चीज़ों को आपको पहले निवेश करना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से इकट्ठा करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जो है प्रक्रम यानी कि एक प्रक्रिया करेंगे जिसमें जो है आप जुताई, बुआई और छिड़काव करेंगे। और इस तंत्र को करने के बाद जो निर्गत यानी कि जो आपको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, फसल प्राप्त होगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका एक तरह का कृषि तंत्र हुआ, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आप जो है यहाँ कृषि को देख पा रहे हैं कि पहले निवेश किया गया, निवेश में इन चीज़ों को किया गया। फिर जो परिक्रम यानी कि एक
प्रक्रिया की गई जिसमें ये शामिल था, और फिर निर्गत यानी कि जो हमें बदले में मिला, उत्पादन में मिला, वो क्या मिला, तो फसल मिला। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो निवेश करते हैं इसमें दो तरह के निवेश होते हैं। एक तो होते हैं भौतिक निवेश और एक होते हैं मानवीय निवेश। भौतिक निवेश में जो है वो प्राकृतिक के द्वारा जो है वो एक तरह से निवेश किया जाता है, जैसे कि आपका सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, ढाल, तापमान, ये सारे जो हैं वो भौतिक निवेश हैं, और इनकी सहायता से ही जो है कृषि की उत्पादकता जो है वो बेहतर होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फसलों को उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही भोजन बनाते हैं। तो ये आपका एक तरह से भौतिक निवेश हुआ। और मानवीय निवेश में हम लोग क्या करते हैं, भंडारण, श्रम, मशीनरी यानी कि रसायन, ये 4 तरह के जो है मानवीय निवेश किया जाता है। भंडारण में आप क्या करते हैं, उसे आप अनाज को जो है वो इकट्ठा करके अगले साल के लिए उसे बोने के लिए रखते हैं। फिर आप श्रम यानी कि आप मेहनत करते हैं, जो भी काम वगैरह होता है आप खुद से जो भी होता है उसे करते हैं। फिर मशीनरी यानी कि बहुत सारे आप मशीन का भी जो है इस्तेमाल करते हैं, पटवन के लिए, जुताई के लिए अलग अलग समय में। फिर आप बहुत सारे रसायन यानी कि खाद वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जो है फसल की उत्पादकता जो है वो अच्छी हो, यानी कि ये किसानों के द्वारा किया जाता है। तो ये एक तरह का आपका कृषि तंत्र हुआ। शायद आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे कृषि के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो कृषि 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आपका वाणिज्यिक कृषि। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो मैं ओवरऑल सबसे पहले आप लोगों को कृषि के जितने भी प्रकार हैं आपकी NCERT में दिए गए हैं उसे मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ताकि जब मैं इसे आगे बताऊँ तो आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको ओवरऑल यहाँ पता रहे कि कौन से कृषि किसके प्रकार हैं। तो कृषि के दो जो मुख्य प्रकार हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, एक आपका निर्वाह कृषि हो जाता है और एक आपका वाणिज्यिक कृषि हो जाता है। अब निर्वाह कृषि के अंतर्गत 2 प्रकार के कृषि होते हैं। एक का नाम है गहन निर्वाह कृषि और दूसरे का नाम है आदिम निर्वाह कृषि। यानी कि कृषि के 2 प्रकार गहन निर्वाह यानी कि निर्वाह कृषि और निर्वाह कृषि के अंतर्गत 2 टाइप्स हैं, यानी कि गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत 3 प्रकार के कृषि जो है वो होते हैं। जैसे आपका एक हो जाता है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा हो जाता है रोपण कृषि और ये आपका तीसरा हो जाता है मिश्रित कृषि। अब आदिम निर्वाह कृषि भी 2 प्रकार के होते हैं। तो एक का होता है आपका स्थानांतरीय कृषि और दूसरा होता है आपका चलवासी पशुचारण कृषि। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस कृषि के कौन से टाइप्स हैं। जैसे पूछ दे आपसे कि मिश्रित कृषि जो है वो किसके प्रकार हैं, तो वो आपका वाणिज्यिक कृषि के प्रकार हैं। तो यहाँ आप एक ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रख सकते हैं, तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग एक एक करके कृषि के जो ये सारे प्रकार हैं इसी को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कृषि के जो प्रकार हैं निर्वाह कृषि को देखेंगे कि आखिर ये निर्वाह कृषि क्या होता है। जैसा कि आप लोग शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि निर्वाह यानी कि किसी तरह गुजर बसर करना, इसका अर्थ जो है वो होता है। तो इस प्रकार की कृषि में कृषक यानी कि किसान परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि निर्वाह कृषि जो जिन किसानों के द्वारा किया जाता है उसका मेन मकसद जो होता है कि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी कि जो भी बेसिक परिवार की ज़रूरत है, जैसे खाने पीने की जो भी चीज़ होनी चाहिए, चावल, सब्जी, दाल, ये चीज़ें जो है इसी मकसद से जो है निर्वाह कृषि जो है वो छोटे किसानों के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो उपज होती है वो कम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि निर्वाह कृषि में जो उत्पादन होता है वो कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, यानी कि बड़ी यानी कि ज़्यादा उत्पादन के लिए किसानों के द्वारा बड़े बड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ परिवारों की आवश्यकता को ही पूरा करना है तो आप ऐसे भी आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसमें जो है निम्न प्रौद्योगिकी यानी कि छोटे मोटे औजारों का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि छोटे मोटे तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें जो भी काम होगा, जो भी निवेश जो है वो किया जाएगा वो जो होगा वो पारिवारिक श्रम का ही उपयोग होगा। जैसे कि
जुताई करना हो तो परिवार के सदस्य ही खेतों की जुताई करेंगे, यदि उन्हें बोना हो तो परिवार के सदस्य ही बोएंगे, यदि उस फसल को तैयार करना हो या काटना हो तो परिवार के सदस्य ही उस काम को करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि निर्वाह कृषि में जो है पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है, इसलिए तो इसमें ज़्यादा उत्पादकता जो है वो नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये खुद से जो है धान की जो है वो बुआई की जा रही है और यहाँ धान को जो है खुद से ही किसान के परिवारों के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। तो ओवरऑल निर्वाह कृषि में जो है छोटे किसानों के द्वारा ये कृषि जो है वो की जाती है। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने पीछे भी बता रखा है आपको कि निर्वाह कृषि जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गहन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है आपका आदिम निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले हम लोग गहन निर्वाह कृषि को देखते हैं कि ये गहन निर्वाह कृषि जो है वो क्या होता है। तो बेसिकली गहन निर्वाह कृषि जो है वो निर्वाह कृषि का ही जो है एक तरह से वही चीज़ हम यहाँ भी देखेंगे, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसलिए ये अलग इसके प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें किसान एक छोटे भूखंड का मतलब होता है छोटा जो भूमि होता है, पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। जैसा कि निर्वाह कृषि में भी हमने देखा कि कम निम्न प्रौद्योगिकी यानी कि निम्न टेक्नोलॉजी का जो है वहाँ इस्तेमाल किया गया था। यहाँ भी साधारण औजार और अधिक श्रम यानी कि खुद किसान के परिवार ही जो है अधिक श्रम करके अधिक मेहनत करके इस खेती को करते हैं। इस खेती में किसानों द्वारा एक से अधिक फसल को उगाया जाता है, बशर्ते इसमें अंतर थोड़ा ये है कि गहन का मतलब होता है एक तरह से घना इसको बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस निर्वाह कृषि से ये होता है कि इसमें एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। जैसे कि छोटा सा ही भूखंड है, छोटा सा ही भूमि है, अभी धान दे दिया, फिर आगे जो है गेहूं दे दिया, फिर उसी में दलहन तिलहन इस प्रकार की भी फसलें जो है किसानों के द्वारा उगाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गहन निर्वाह कृषि में एक से अधिक फसलों को जो है वो उगाया जाता है। अब इस कृषि का जो मुख्य फसल होता है वो आपका चावल होता है। इसके अलावे गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन फसलें भी शामिल हैं। यानी कि चावल के अलावा इन फसलों का भी उत्पादन जो है गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किया जाता है। दलहन का मतलब हो गया आपका दाल वाले जितने भी फसल हैं वो दलहन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि चना, मूंग, ये सारे जो हैं दलहन फसल हैं। और तिलहन फसलें में जिससे जो है तेल निकाला जाता है, जैसे कि आपका मूंगफली, सरसों का बीज, ये सारे तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इन फसलों को भी गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत जो है वो उगाया जाता है। अब गहन निर्वाह कृषि जो है वो दक्षिण पूर्व और पूर्वो एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, यानी कि फेमस है। यानी कि इन क्षेत्रों में जो है गहन निर्वाह कृषि जो है वो ज़्यादातर की जाती है। कहाँ? तो दक्षिणी और दक्षिण पूर्व और पूर्वो एशिया में। जैसा कि मैं आप लोगों को मानचित्र में यदि बताने का प्रयास करूं तो आप शायद यहाँ देख पा रहे होंगे, ये विश्व मानचित्र है। ये आपका एशिया महाद्वीप होता है और ये आपका एशिया का ये दक्षिण हिस्सा है। वैसे तो एशिया यहाँ तक है, तो ये आपका दक्षिण यानी कि एक तरह से टारगेट करें तो आपका भारत हो जाता है इस जगह। तो ये भारत में जो है बेसिकली ये गहन निर्वाह कृषि जो है वो ज़्यादातर की जाती है। इसके अलावे भी इसके आसपास जो भी मानसूनी क्षेत्र हैं वहाँ भी इसकी खेती जो है वो की जाती है। अब अगले पेज पे हम लोग निर्वाह कृषि का जो दूसरा टाइप्स है वो आदिम निर्वाह कृषि, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार से फिर से रिकॉल कर लूँ कि हम लोगों ने अभी तक कृषि के प्रकार में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में जाने कि कृषि क्या होता है, फिर जाने कि किस प्रकार से जो है कृषि की जाती है, तो उसे हम लोग कृषि तंत्र के रूप में देखें। फिर कृषि जो है वो कितने प्रकार के होते हैं जिसको मैंने अभी तुरंत पढ़ा, तो यहाँ हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कृषि के प्रकार में हम लोगों ने कृषि के दो प्रकार यानी कि निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इन दोनों के बारे में पढ़ा। फिर निर्वाह कृषि में हम लोग गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, इन दोनों के बारे में पढ़ा। और आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम लोग स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, इन दो कृषि के बारे में पढ़ा। और फिर वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हम लोग वाणिज्यिक अनाज कृषि, रोपण कृषि और मिश्रित कृषि, इन सबों के बारे में अच्छे से पढ़ा। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आपको कृषि के प्रकार में कंफ्यूज नहीं होना है, ये इतने सारे कृषि के प्रकार होते हैं। अब हम लोग अगले पेज पे अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा
महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुख्य फसलें, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हमारा है आदिम निर्वाह कृषि। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये आदिम शब्द जो है इसे समझते हैं। तो आपने इतिहास के सब्जेक्ट में इतिहास के अपने पूर्वजों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, और हमारे जो पूर्वज थे उसे हम लोग आदि मानव कहते थे। तो वो जो आदि मानव थे वो अपने निर्वाह यानी कि अपनी गुजर बसर करने के लिए जिस प्रकार की कृषि करते थे उसे ही हम लोग आदिम निर्वाह कृषि के रूप में जानते हैं। और आदिम निर्वाह कृषि को जानने के लिए इसमें जो दो कृषि जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं उसे हम लोग समझ लें तो हम लोग अच्छे तरीके से आदिम निर्वाह कृषि को समझ सकते हैं। तो इस कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशु चारण शामिल है, यानी कि दो कृषि इसमें शामिल है। एक आपका हो गया स्थानांतरी कृषि और दूसरा हो गया चलवासी पशुचारण। तो सबसे पहले हम लोग स्थानांतरी कृषि को समझते हैं कि ये आखिर क्या होता है। तो इस प्रकार की कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्व भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी तो पहले यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि आपकी एनसीईआरटी में कि ये इन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्थानांतरित कृषि है इसमें जो है आदि मानव के द्वारा यानी कि आदिम जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा जो है एक स्थान पे एक बार कृषि की गई, फिर दूसरे स्थान पे वे हमेशा बार बार जो है वो स्थान परिवर्तन करके कृषि करते थे, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। बेसिकली इसमें करते हुए लोग क्या थे कि यह एक तो आप लोग जान रहे हैं कि आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें वो लोग क्या करते थे कि एक ज़मीन के टुकड़ों को लेते थे और पहले वहाँ की जो भी झाड़ी थी, जो भी छोटे मोटे पौधे झाड़ियाँ थे उसे वे साफ़ करते थे, या तो वो छोटे मोटे औजारों से उसे काट करके साफ़ करते थे या फिर वो उसे जला करके साफ़ करते थे। ये दो तरीके से वे उन जगहों को साफ़ करते थे और फिर वहाँ छोटे औजारों से जुताई कर कर फिर वो बीज को बोते थे और फिर जो है वो फसल को उगाते थे। तो इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो इस प्रकार से वे लोग जो है वो कृषि करते थे। अब आप लोग को ध्यान में रखना है कि स्थानांतरित कृषि जो है वो किन क्षेत्रों में की जाती है, तो वो उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म इलाके में और अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में। ये अमेजन बेसिन आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, अमेजन नदी को ही अमेजन बेसिन कहा जाता है। वहाँ के जो सघन वन क्षेत्र थे वहाँ जो है आदि मानव के द्वारा जो है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है वहाँ खेती किए जाते थे। फिर आपका अफ्रीका में ये इस प्रकार की खेती जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका दक्षिण पूर्व एशिया में यानी कि आपका एशिया में और उत्तरी पूर्व भारत यानी कि असम, नागालैंड, मेघालय, यहाँ अभी भी वर्तमान समय में भी इस प्रकार की खेती जो है वो प्रचलित है। अब ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन यानी कि फिर से उग जाना वाले क्षेत्र हैं, यानी कि ये जितने भी आप क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ आदिम निर्वाह यानी कि स्थानांतरित कृषि जो है वो की जाती है, ये सारे क्षेत्र जो हैं पूर्ण जनन क्षेत्र हैं, यानी कि यहाँ फिर से ऑटोमेटिकली यदि आप किसी चीज़ को बोते हैं तो अपने आप जो है वो उग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो है भारी वर्षा होती है और बहुत सारे वनस्पति जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ की जो मुख्य फसलें होती है यानी कि जो स्थानांतरित कृषि में जो फसलें उगाई जाती है वो आपका मक्का हो जाता है, रतालू हो जाता है, आलू हो जाता है और कासावा। ये इतने प्रकार के फसलें जो हैं वो उगाई जाती है। मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा यहाँ मानचित्र में दिखा दूँ कि ये जो स्थानांतरित कृषि है वो आपको मैंने बताया कि अमेजन बेसिन ये आपका यहाँ ये हुआ आपका विश्व मानचित्र है और ये आपका है दक्षिण अमेरिका और यहीं एक अमेजन नदी है और इस अमेजन नदी बेसिन में जो है इस प्रकार की खेती की जाती है। फिर आपका ये आपका भारत हो जाता है और यहाँ भी ये जो आपका नागालैंड, असम, मेघालय या इस क्षेत्र में जो है भारत में जो है इस प्रकार की खेती की जाती है। फिर ये आपका अफ्रीका हो जाता है। ये सारे जो हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ किसी भी चीज़ को यदि बोया जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है वो उग जाते हैं। तो आप शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब स्थानांतरित कृषि को विश्व भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे तो हम लोग उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, लेकिन इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो उत्तरी पूर्व भारत, तो ये आप जो विश्व मानचित्र देख रहे हैं ये आपका भारत है
और उत्तरी पूर्व यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यानी कि असम, मेघालय, नागालैंड, ये सारे क्षेत्र जो हैं यहाँ जो है इसी स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे झूम की खेती या झूमिंग के नाम से यहाँ जानते हैं। फिर ये आपका मैक्सिको हो जाता है, यहाँ इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। फिर आपका ब्राज़ील, ये भी आपका जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, यहाँ इसे रोका के नाम से जाना जाता है। फिर आपका मलेशिया, यहाँ इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। मलेशिया आपका एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, इस जगह है आपका मलेशिया। ये भी आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये सारे जितने भी क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब ये गर्मी वाला इलाका है। जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊं तो आपने वैसे पिछले क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज़ें पढ़ी होगी कि जैसे ये आपका विश्व मानचित्र है तो एक पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री रेखा जो है वो खींची गई है और इसके ऊपर एक आपका कर्क रेखा खींची गई है और आपका नीचे एक आपका मकर रेखा, और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो है सूर्य की किरणें सीधी यानी कि खड़ी रूप में पड़ती है, इसलिए ये इलाका हमेशा गर्म होता है, यानी कि उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो शायद इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब नोट में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन दहन इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि वो जो छोटे से एरिया को साफ करते थे वो क्या करते थे, छोटे हथियारों से काट करके यानी कि कर्तन करते थे, काटते थे, तो इसलिए कर्तन दहन कृषि भी इसे जाना जाता है। तो अब हम लोग निर्वाह कृषि के जितने अब आदिम निर्वाह कृषि में जो अब हमारा लास्ट जो कृषि है वो है चलवासी पशुचारण। ये भी जो है एक तरह से आदि मानव के द्वारा ही किया जाता था। तो इस प्रकार की कृषि सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ये भी हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा इस प्रकार की कृषि की जाती थी। वे अपने साथ बहुत सारे पशु को भी रखते थे और पशु के साथ साथ वे कृषि करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो हमेशा जो है विचरण करते रहते थे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कृषि जो है वो कहाँ की जाती थी, तो सहारा अर्ध शुष्क, ये जो सहारा आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का रेगिस्तान है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये आपका ये जो अफ्रीका है यहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में इस वाले हिस्से में सहारा रेगिस्तान है। अर्ध शुष्क का मतलब होता है यहाँ काफ़ी जो है गर्म और शुष्क यानी कि किसी भी प्रकार का उतना आपको नमी जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में ये चलवासी पशुचारण कृषि जो है वो प्रचलित है। उसके अलावे आप मध्य एशिया, ये आपका हो जाता है मध्य एशिया, और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान, भारत के पास आपका राजस्थान, यहाँ भी एक थार मरुस्थल है, और फिर आपका जो उत्तर में जम्मू कश्मीर जो है यहाँ इस प्रकार की कृषि जो है वो फेमस है, यानी कि जानी जाती है इस प्रकार की कृषि। कौन सी कृषि, तो चलवासी पशुचारण। तो अब हम लोगों ने आदिम निर्वाह कृषि के जो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग कृषि के जो दूसरे प्रकार हैं जिसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं उसे अब हम लोग अगले पेज पे देखने वाले हैं। तो अब हमारा है वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाणिज्यिक शब्द है इसका मतलब होता है व्यापार, यानी कि यहाँ वाणिज्यिक का मतलब आप व्यापार समझिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी कि इसका कहने का मतलब होता है कि वाणिज्यिक कृषि में जो किसानों का मेन पर्पस होता है, मेन मोटिव जो होता है, चाहे उसमें वो फसल की उत्पादन करे या पशुपालन करे, क्योंकि ये पशुपालन भी जो है वो कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें वे जो उनका जो मेन मकसद होता है, मेन मोटिव होता है विक्रय हेतु, यानी कि बेचने के मकसद से वे इस प्रकार की खेती जो है वो करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यदि बेचने के मकसद से इस प्रकार की कृषि की जाती है तो इसमें जो है बड़े भू क्षेत्र पे जो है इस प्रकार की कृषि की जाएगी। तो इस प्रकार की कृषि विस्तृत कृष्ट क्षेत्र, विस्तृत कृष्ट क्षेत्र का मतलब होता है बड़े भू क्षेत्र, भू का मतलब होता है भूमि, यानी कि बड़े भूमि का जो है इस प्रकार के किसान जो है वो इस्तेमाल करेंगे और फिर अधिक पूंजी का भी निवेश करते हैं।
यानी कि अधिक से अधिक वे अपना जो है हर तरह से जितना भी निवेश करना हो उसमें जो है वो अधिक पूंजी जो है वो निवेश करेंगे, यानी कि अधिक पूंजी लगाएंगे। उसके अलावे अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़े भू क्षेत्र पे जो है इस प्रकार की कृषि की जा रही है, ज़्यादा जो है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, ज़्यादा जो है पूंजी जो है वो लगाई जा रही है, तो इसलिए इसमें जो है कि अधिकांश काम जो है वो मशीनों के द्वारा किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका फसल का उत्पादन हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुनाफा हो। तो ये मेन मकसद होता है वाणिज्यिक कृषि का। शायद आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। अब वाणिज्यिक कृषि में 3 कृषि प्रणाली जो है वो शामिल है। इसमें पहला होता है वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरा है आपका मिश्रित कृषि और तीसरा है आपका रोपण कृषि। इसे मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप आपको देखने को मिलेगा और इसमें भी जो है व्यापार के मकसद से जो है इस प्रकार की खेती जो है किसानों के द्वारा की जाती है। अब मिश्रित कृषि जो होता है इसमें क्या करते हैं किसान जो है वो फसलों के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, यानी कि फसल भी उगा रहे हैं और उसके साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। फिर रोपण कृषि में क्या होता है कि बड़े बड़े बागानों के रूप में किसानों के द्वारा एकल फसल जो है वो उगाई जाती है और उसे फिर जो है बाज़ार में जो है वो बेचा जाता है। तो इसे हम लोग रोपण कृषि जो है कहते हैं। इसे मैं आगे आप लोगों को विस्तार से थोड़ा बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग एक एक करके वाणिज्यिक कृषि के प्रकार को देखते हैं। तो सबसे पहले वाणिज्यिक अनाज कृषि आएगा। तो इस कृषि में वाणिज्यिक यानी कि व्यापार के उद्देश्य से फसलें उगाई जाती है किसानों के द्वारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। अब इस कृषि में गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं, यानी कि इसमें गेहूं और मक्का, ऐसा इसलिए क्योंकि गेहूं और मक्का से जो है किसानों के द्वारा जो है पहले तो ज़्यादा इसके उत्पादकता की जाती है और फिर इसे बाज़ार में जो है बेचा जाता है, फिर वहाँ से जो है फैक्ट्रियों में जाती है। और आप लोग जानते हैं कि गेहूं से बहुत सारे बिस्किट बनाए जाते हैं, फिर मक्का से आपका जो भी कुरकुरे वगैरह हो गया, लेज, ये सारी चीज़ें जो है वो मक्का से बनाई जाती है। मक्का एक, इसे हम लोग गांव की आम भाषा में इसे भुट्टा भी बोलते हैं, तो आप शायद इस चीज़ को जानते होंगे कि मक्का ये क्या होता है। तो इस प्रकार की कृषि जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत जो है किसानों के द्वारा उगाई जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं आपका उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, यानी कि ये सारे क्षेत्रों में वाणिज्यिक अनाज कृषि को जो है वो उगाया जाता है। ये सारे आप जानते भी होंगे, वैसे मैं आगे आप लोगों को मानचित्र में भी दिखा दूंगा। अब अगला है हमारा मिश्रित कृषि। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रित यानी कि मिला जुला खेती इसमें किया जाएगा। तो इस कृषि में कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना भी शामिल है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो किसानों के द्वारा इस कृषि में भूमि का जो उपयोग करता है वो फसलों के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मुनाफा हो। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है, तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी देशों में जो है ये मिश्रित कृषि जो है वो की जाती है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आखिरी और लास्ट कृषि हमारा है रोपण कृषि। तो यह वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जैसा कि ये भी वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। और यहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसलें जो है वो उगाई जाती है किसानों के द्वारा। और रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र जो हैं वो विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। यानी कि ये जो रोपण कृषि है ये भी उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म क्षेत्रों में की जाती है। जैसे भारत और श्रीलंका में देखा जाए तो चाय जो है ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। फिर ब्राज़ील में कहवा जो है इसकी खेती जो है रोपण कृषि के रूप में की जाती है। और मलेशिया में रबड़। इसमें किसानों के द्वारा क्या करते हैं कि बड़े बड़े बागान के रूप में जो है एकल फसल, जैसे कि बड़ा बागान है तो उसमें सिर्फ चाय ही जो है लगा दिया गया है, कहवा ही लगा दिया गया है, रबड़ ही लगा दिया गया है। तो इस प्रकार की कृषि जो है रोपण कृषि के अंतर्गत किसानों के द्वारा की जाती है बेचने के मकसद से। जैसे आप लोग भारत में जैसे रहते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि चाय का बागान किस प्रकार से सिर्फ आपको
चाय ही मिलेगा, जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है एक प्रकार का, ये आप देख सकते हैं, ये आपका चाय का बागान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े बागानों के रूप में एकल सिर्फ चाय ही चाय आपको मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे काम कर रहे हैं। फिर आपका रोपण कृषि में केला भी आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये केला का बागान है। तो इस तरह से किसानों के द्वारा जो है रोपण कृषि वो की जाती है। अब मैं आप लोगों को मिश्रित कृषि में बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ आप देख सकते हैं कि किसानों के द्वारा पशुपालन भी किया जा रहा है और खेती भी की जा रही है, तो इसलिए इसे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर मैं आप लोगों को वाणिज्यिक कृषि के बारे में बताया था कि किस प्रकार से बेचने के मकसद से किसानों के द्वारा जो है बड़े क्षेत्र में जो है कृषि की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र हैं। इसमें बस ये होता है कि इसमें जो है ज़्यादा पूंजी भी किसानों के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इस तरह का आपका ये आपका वाणिज्यिक कृषि जो है वो हो जाता है। फिर ये वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गया, ये आपका इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को, तो अब हमारा अगला टॉपिक है मुख्य फसलें। तो अब हम लोग मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा विश्व में जो लोग होते हैं वो भोजन के लिए कृषि पे डिपेंड होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत भी जो है एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण किसानों के द्वारा जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें जो है वो उगाई जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार की फसलें जो हैं वो होती हैं। तो फसल, वैसे तो फसल को एक अलग कैटेगराइज किया गया है अनाज के हिसाब से। तो यहाँ हम लोग खाद्य फसल, मिलेट फसल, रेशेदार फसल और पेय फसल, इन 4 फसलों के बारे में जानेंगे। और इस खाद्य फसल के अंतर्गत हम लोग चावल और गेहूं, ये 2 अनाज जो हैं वो प्रमुख खाद्य फसल हैं, ये इनके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलेट फसल के अंतर्गत आपका मक्का, रागी, बाजरा, यानी कि जितने भी आपके मोटे अनाज हैं उसे मिलेट फसल की कैटेगरी में रखा जाता है, और इसके अंदर हम लोग मक्का, रागी और बाजरा के बारे में पढ़ेंगे। और रेशेदार फसल के अंदर हम लोग कपास और जूट, इन दोनों के बारे में जानेंगे। और पेय फसल के रूप में चाय और कॉफ़ी को जाना जाता है, तो इसलिए पेय फसल के अंदर हम लोग चाय और कॉफ़ी को जानेंगे। तो शायद आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब एक एक करके सबसे पहले हम लोग खाद्य फसल से शुरू करेंगे, और फिर जो है इन चारों फसलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि खाद्य फसल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादातर जो लोगों के द्वारा जो आहार जो लिया जाता है, यानी कि मुख्य आहार के तौर पे देखा जाए तो वो आपका चावल और गेहूं होता है। तो इसलिए इसे खाद्य फसल के रूप में जाना जाता है, यानी कि खाने के पर्पस से जो है इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। वैसे तो सारे अनाज खाए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य आहार के तौर पे देखा जाता है, इसलिए इस कैटेगरी में जो भी अनाज आएंगे उसे हम लोग खाद्य फसल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका चावल, तो सबसे पहले हम लोग चावल के बारे में जानते हैं। तो यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि दुनिया भर में खाने के पर्पस से इसे जो है इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है, और दुनिया भर में इस चावल को जो है वो खाया जाता है। तो इसलिए इसे प्रमुख खाद्य फसल के रूप में देखा जा सकता है पूरे विश्व में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार होता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है गर्म क्षेत्र, और उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है कि गर्म और ठंडा, यहाँ दोनों तरह का जो है एक तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इन दोनों क्षेत्रों में जो है चावल को मुख्य आहार के तौर पे देखा जाता है। अब चावल की खेती के लिए, यानी कि चावल जो उत्पादन जहाँ किया जाएगा वहाँ की क्या भौगोलिक दशा जो है होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो चावल की खेती के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि उच्च तापमान, यानी कि हाई टेम्परेचर, अधिक आर्द्रता, यानी कि वहाँ जो है अधिक मॉइस्चर हो, नमी हो, एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि ये 3 भौगोलिक दशा यदि कहीं पाया जा रहा है तो वहाँ चावल की खेती जो है वो बेहतर होगी। ये ऐसा चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, ये भौगोलिक दशा, यानी कि ये 3 चीज़ें जो है चावल की खेती के लिए होनी ही चाहिए। अब चावल की खेती के लिए चीका युक्त जलोढ़ मृदा जो है अच्छी मानी जाती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि चावल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है, तो वो आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाता है।
अब चीका युक्त इसलिए कहा जा रहा है, तो इस चीका युक्त शब्द को समझते हैं कि आखिर चीका युक्त का मतलब क्या होता है। तो जल रोकने की जो अधिक क्षमता होती है वो चीका युक्त जलोढ़ मृदा यानी कि मिट्टी में होती है, तो इसलिए चीका युक्त जलोढ़ मृदा जो है चावल की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। यानी कि इस प्रकार की मिट्टी में जल को धारण करने की, जल को अधिक समय तक रोकने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसे चीका युक्त जलोढ़ मृदा कहा जाता है। शायद आप इस शब्द को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि चावल के उत्पादन में अग्रणी देश यानी कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस देश में जो है किया जाता है, तो वो आपका चीन हो जाता है। तो सबसे अधिक चावल, ये आपको वर्तमान डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में पिछले जो चीज़ें जो है वो बताई गई है, अभी जो है ये चीज़ें जो है वो बदलती रहती है, तो मैं वर्तमान डाटा के हिसाब से आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ कि चावल का जो उत्पादन होता है वो सबसे अधिक अभी माना जाए तो वो आपका चीन में होता है, और फिर दूसरे स्थान पे आपका भारत है। और भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान पे ये राज्य जो है चावल के उत्पादन में है, और दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। यदि विश्व में पूछा जाए कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो चीन में। भारत केवें स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे है। और भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन जो है सबसे अधिक किया जाता है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल, और दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पे आपका इंडोनेशिया, और फिर चौथे स्थान पे आपका बांग्लादेश है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, तो ये मैं बता दिया यहाँ। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को लोकेशन में भी दिखा देता हूँ कि ये जो चावल के उत्पादन में जो अग्रणी देश हैं ये आपका यहाँ चीन है, और फिर दूसरे स्थान पे आपका भारत है, और फिर आपका जो पड़ोसी देश है भारत का ये बांग्लादेश, और इंडोनेशिया जो है वो आपका इधर पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका भारत है, और यहाँ पे इंडोनेशिया आपका पड़ता है। ये भी एशिया महाद्वीप में ही देश है, और यहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में जो है चावल का उत्पादन किया जाता है, जो कि तीसरे स्थान पे है, और चौथे स्थान पे आपका बांग्लादेश है। अब मुख्य खाद्य फसलों में हम लोग अगला फसल को गेहूं को देखेंगे। तो गेहूं, तो चावल के बाद गेहूं दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये भी जो है मुख्य खाने के तौर से जो है इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। अब गेहूं के वर्धन काल यानी कि ग्रोथ पीरियड के लिए मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा एवं शस्य कर्तन के समय तेज धूप अच्छी मानी जाती है। यानी कि गेहूं की अच्छी उत्पादकता के लिए किन भौगोलिक दशाओं का होना अच्छा माना जाता है, तो ये आपका ध्यान में रखना है। मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, यानी कि थोड़ा आपको तापमान भी चाहिए, थोड़ा वर्षा भी चाहिए, और शस्य कर्तन। शस्य कर्तन का मतलब होता है कि जब फसल की कटाई की जा रही हो तो उस समय तेज धूप जो है वो अच्छी मानी जाती है, ताकि, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये देख सकते हैं आप, ये आपका गेहूं है, ताकि अच्छी धूप के वजह से ये इसका जो तना होता है वो बेहतर तरीके से सूख पाए, ताकि इसका भूसी जो है वो जब इसकी तैयारी की जाए, जब इसे अनाज से अलग करने में जो है वो आसानी हो, तो इसलिए तेज़ धूप जो है वो अच्छी मानी जाती है। अब गेहूं के लिए दोमट या दोमट मिट्टी जो है वो अच्छी मानी जाती है। तो ये दोमट रहे या दोमट रहे, ये दोनों एक ही बात है। तो ये मिट्टी जो है गेहूं के लिए बेहतर मानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि पूछे कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है या अच्छी मानी जाती है, तो वो आपका दोमट या दोमट मिट्टी हो जाएगा। अब गेहूं के उत्पादन में हम लोग शीर्ष देश को देखते हैं कि कौन से देश जो है वो प्रथम स्थान पे हैं। तो गेहूं के उत्पादन में भी चीन जो है आपका वो प्रथम स्थान पे है। चावल में भी चीन और गेहूं में भी चीन, और भारत जो है दूसरे स्थान पे है। यानी कि चावल और गेहूं में ये दोनों जो आपस में पड़ोसी देश हैं, ये दोनों का स्थान जो है वो बराबर है। और भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। यानी कि ये प्रथम राज्य है। ये चावल के उत्पादन में भी प्रथम है और गेहूं के उत्पादन में भी प्रथम है। और दूसरे स्थान पे आपका पंजाब होता है, और तीसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश, ये भारत के अंदर। फिर उसके अलावे आपका रूस जो है वो तीसरे स्थान पे है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आपका चौथे स्थान पे है। यानी कि इन देशों में जो है अच्छी खासी मात्रा में जो है गेहूं की खेती जो है वो की जाती है। अब हम लोग यहाँ खाद्य फसल को जो है कि हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, तो अब हम लोग मिलेट फसल के बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मोटे अनाज होते हैं उसे मिलेट फसल की कैटेगरी में रखा जाता है, ताकि जो है समझने में या पढ़ने में जो है वो सुविधा हो। यदि एक ही कॉम्बिनेशन में सारे अनाज हो तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन से अनाज जो है किस तरह के हैं।
तो इसलिए मोटे अनाज जितने भी हैं उसे मिलेट फसल कहा जाता है। और मिलेट फसल के अंतर्गत इसकी जो है वो हम लोग पढ़ाई भी करते हैं। तो मोटे अनाज को मिलेट फसल कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मिलेट फसल में आने वाले जो मोटे अनाज होते हैं वो आपका रागी हो गया, बाजरा, ज्वार, चना, मूंग, मक्का, ये सभी जो हैं वो मिलेट फसल हैं, यानी कि ये सभी को मोटे अनाज के तौर पे जो है वो देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें डायरेक्ट कभी कभी ये भी पूछ देगा कि ज्वार जो है एक प्रकार का कौन सा फसल है, तो ये मिलेट फसल है, तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से जो मोटे अनाज हैं वो ज्वार, बाजरा और रागी ये भारत में उगाए जाते हैं। यानी कि ये 3 जो मोटे अनाज हैं जिसे मिलेट फसल के रूप में जाना जाता है, ये मुख्य तौर पे भारत में जो है वो उगाए जाते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये ज्वार, बाजरा और रागी इन तीनों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक रफली जो है इसके बारे में बता दूं कि ये जो ज्वार है ये भी, इसकी खेती भी जो है अच्छी खासी जो है भारत में की जाती है। और भारत का जो आपका महाराष्ट्र राज्य है वहाँ सबसे अधिक जो है ज्वार की खेती जो है वो की जाती है, यानी कि वहाँ सबसे अधिक जो है इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ज्वार का उत्पादन जो है वो अच्छा खासा जो है वो किया जाता है। अब आपका हो जाता है बाजरा। तो बाजरा की खेती भी जो है वो भारत में अच्छी खासी की जाती है। और बाजरा की खेती सबसे अधिक जो है सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन जो है भारत के गुजरात राज्य में जो है वो किया जाता है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और रागी के बारे में यदि बताऊं तो रागी भी जो है अच्छी खासी मात्रा में भारत में जो है उगाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश जो है कर्नाटक जो है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये आप रागी के बारे में ध्यान में रख सकते हैं। ये आपका ज्वार हो गया, ये आपका बाजरा हो गया और ये आपका रागी हो गया, ताकि आप फोटो से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये फसलें होती है, क्योंकि ये हर जगह जो है नहीं उगाई जाती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसके अलावे नाइजीरिया और चीन एवं नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं, यानी कि इसके अलावे इन जगहों पे ये मिलेट फसल जो मोटे अनाज हैं इसे जो है वो उगाया जाता है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब मिलेट फसल में आपका मक्का के बारे में जो है आपकी एनसीईआरटी में थोड़े विस्तार से जो है वो बताए गए हैं, तो इसे हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इसके उत्पादन के लिए मध्यम तापमान और वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो मक्का के लिए ये इन भौगोलिक दशाओं का होना जो है वो आवश्यक है। तो क्या क्या, तो मध्यम तापमान यानी कि कम टेम्परेचर, और वर्षा होनी चाहिए, और अधिक धूप जो है वो बेहतर जो है मक्का की खेती के लिए होगी। अब इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। तो ये सुअपवाहित क्या होता है, ये देखिए मिट्टी के छिद्रित के बारे में बताया जा रहा है कि सुअपवाहित का मतलब होगा कि ऐसी मिट्टी जिसमें वायु और पानी आसानी से प्रवेश कर सके उसके अंदर। तो उस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसे हम लोग सुअपवाहित मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। और ये जो है मक्का की खेती के लिए जो है बेहतर मानी जाती है। वैसे मैं बता दूं कि बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो मक्का की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ये आप एग्जैक्ट ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सी मिट्टी। वैसे यहाँ आपकी एनसीईआरटी में सुअपवाहित उपजाऊ मृदा के बारे में बताया गया है। और इस सुअपवाहित का मतलब होता है जिसमें वायु और पानी जो है उस मिट्टी के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। अब भारत में देख लेते हैं कि भारत में मक्का की खेती जो है वो कहाँ कहाँ की जाती है। तो आपका सबसे अधिक जो क्षेत्रफल पे मक्का का खेती जो है वो किया जाता है, उगाया जाता है, वो आपका राजस्थान है। जबकि सबसे अधिक उत्पादन जो करता है वो आपका कर्नाटक है। तो ये 2 बातें आप ध्यान में रखिएगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर इस फसल को उगाया कहाँ जाता है, किस राज्य में, तो आपका राजस्थान। और सबसे अधिक इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो आपका कर्नाटक। और इसके अलावे आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ भी अच्छी खासी मात्रा में मक्का की खेती जो है वो की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका मक्का इस तरह का होता है। अब वैसे देख ले तो मक्का के उत्पादन में अग्रणी देश विश्व में यदि देखा जाए तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, मैक्सिको, यूक्रेन, भारत और फिर इंडोनेशिया। ये सभी जगह जो है मक्का की खेती जो है वो बेहतर तरीके से होती है। तो यहाँ आप भारत का स्थान ध्यान में रख सकते हैं कि देखिए आप कितने जो है मक्का के उत्पादन में ये भारत जो है थोड़ा सा
पीछे है अपना भारत। और वैसे प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, तो वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब रेशेदार फसल के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो रेशेदार फसल के अंतर्गत कपास और जूट आते हैं, इन्हें रेशेदार फसल क्यों कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कपास और आगे जो हम लोग जूट पढ़ेंगे, ये दोनों से एक खास प्रकार का रेशा निकाला जाता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि धागा निकाला जाता है, और उस धागे से अलग अलग तरह की अच्छी जो है कि वस्त्रों का जो है वो निर्माण किया जाता है। तो इसलिए इसे रेशेदार फसल की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है। तो रेशेदार फसल के अंतर्गत हम लोग बेसिकली कपास और जूट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग कपास के बारे में जाने कि कपास एक प्रकार का रेशेदार फसल है और इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा एवं तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि कपास यानी कि कॉटन के बेहतर उत्पादन के लिए किन भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है, तो उच्च तापमान, हल्की वर्षा और तेज चमकीली धूप। अब कपास 200 से 210 दिन में पला रहित, यानी कि इसे तैयार होने में, ये पला रहित का मतलब होता है कि ये फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है, तो 200 से 210 दिन का समय लगता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब कपास की खेती के लिए काली और जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से अच्छी मानी जाती है, यानी कि यह काली और जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से उगाई जाती है। वैसे देखा जाए तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी है। तो आपको प्रथम प्रायोरिटी जो है कपास के लिए आपको काली मिट्टी को देना है और दूसरे स्थान पे आपको जलोढ़ मृदा को रखना है। यदि ऑप्शन में ये दोनों रहे तो आपको काली मिट्टी को टिक करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है आप गलती कर सकते हैं। अब कपास के उत्पादन के लिए जो अग्रणी देश हैं तो उसे हम लोग देखते हैं। तो कपास के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो अपना भारत ही है, यानी कि भारत में सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन किया जाता है और भारत के गुजरात राज्य में जो है वो सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में कौन सा राज्य एक नंबर पे है, तो वो आपका गुजरात, और दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे स्थान पे आपका चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, ब्राज़ील। तो ये सारे देश भी हैं जहाँ जो है कपास की खेती यानी कि कपास का उत्पादन किया जाता है। अब अगले रेशेदार फसल में हम लोग जूट। तो सबसे पहले मैं बता लूँ कि जूट को ही पटसन बोला जाता है। तो जूट या पटसन ये दोनों एक ही चीज़ है, शायद आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका जूट या पटसन हो जाता है। अब पटसन के उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा, उच्च तापमान और भारी वर्षा एवं आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। यानी कि पटसन के उत्पादन के लिए किन भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है, तो जलोढ़ मृदा, उच्च तापमान, भारी वर्षा और इसके साथ साथ आर्द्र जलवायु का होना आवश्यक है, ताकि इससे यदि ये भौगोलिक दशा कहीं है तो वहाँ पटसन या जूट की खेती जो है वो अच्छी होगी। अब पटसन जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि गर्म क्षेत्र, यानी कि ये गर्म वाले इलाके को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पटसन की खेती जो है वो बेहतर रूप से की जाती है। अब पटसन के उत्पादन में जो अग्रणी देश है वो भारत है, यानी कि कपास में भी अपना भारत जो है वो प्रथम स्थान पे था और यहाँ जूट में भी भारत जो है प्रथम स्थान पे है। तो ये आप इम्पोर्टेंट इसे समझिएगा। और इसमें भारतीय राज्य में कौन प्रथम स्थान पे है पटसन में, तो वो आपका पश्चिम बंगाल है और उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका बिहार है। फिर देशों की बात करें तो दूसरे स्थान पे आपका बांग्लादेश है, ये भारत का पड़ोसी देश है। तो प्रथम स्थान भारत और दूसरे स्थान पे बांग्लादेश। और भारत में किन राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे है जूट के उत्पादन में, तो वो आपका पश्चिम बंगाल है और ये आपका बिहार है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पटसन जूट किस तरह के होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पटसन का पौधा हुआ, इस तरह से पटसन का पौधा जो है पाया जाता है। अब इसे काटने के बाद ये जब होता है तो जब इसमें फूल आता है तो उसे काट लिया जाता है और काटने के बाद कुछ दिन तक इसे मिट्टी के अंदर जो है सड़ाया जाता है और फिर सड़ाने के बाद इसका जो तना होता है उसे छील करके इस तरह से आप देख सकते हैं कि सुखाया जाता है और इसी से रेशा बनाया जाता है और फिर ये जो है ये इसका तना इधर आपको अलग मिलेगा। तो इस तरह से कुछ पटसन जो है वो होता है। मैं आप लोगों को कॉटन यानी कि कपास को दिखाना भूल गया था, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका
कपास है, इस तरह से रुई जो है इससे निकाला जाता है और फिर अलग अलग अच्छे वस्त्र जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब हम लोग पेय फसल को बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ ड्रिंक क्रॉप। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम लोग कॉफ़ी और चाय के बारे में पढ़ेंगे। तो पेय फसल क्या होता है, तो आप लोग इसमें कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं कि पेय के रूप में, यानी कि पीने के रूप में जिस फसल का जो है उपयोग किया जाता है उसे पेय फसल की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इसे हम लोग पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसे पेय फसल जो है वो कहा जाता है। अब कॉफ़ी को ही कहवा कहा जाता है, तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यदि कॉफ़ी की जगह कहवा दे दे तो आपको ध्यान में रखना है कि यानी कि आप समझिएगा कि वो कॉफ़ी ही है। अब कॉफ़ी के उत्पादन के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा एवं पर्वतीय ढाल जो है वो अधिक उपयुक्त है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉफ़ी एक प्रमुख तौर पे पेय फसल है और इसके उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशा होनी चाहिए वो गर्म होना चाहिए और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए उस क्लाइमेट में। और फिर जो है सुअपवाहित दोमट मृदा, सुअपवाहित के बारे में हमने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि वैसी मिट्टी जो आसानी से वायु और हवा को अपने अंदर जो है प्रवेश करने दे और थोड़ा सा पर्वतीय ढाल हो, यानी कि पर्वतीय ढालों में जो है कॉफ़ी की खेती जो है वो की जाती है। अब विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो वो आपका ब्राज़ील हो जाता है प्रथम स्थान पे। ये आपका दक्षिण अमेरिका में ये एक देश पड़ता है और हमारा भारत जो है वो 7वें नंबर पे है। और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, फिर उसके बाद केरल और फिर 3 नंबर पे आपका तमिलनाडु है। वैसे मैं कॉफ़ी की बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका कॉफ़ी का पौधा हुआ और ये कॉफ़ी का ये फल हुआ और इसी फल से इस प्रकार से बीज जो है वो निकाला जाता है और इससे अलग अलग तरह के पेय जो है वो बनाए जाते हैं। ये काफ़ी फेमस है, इससे जो है कि काफ़ी शौक़ से लोग जो है वो पीते हैं। अब आगे हमारा पेय फसल में है हमारा चाय। तो सबसे पहले हम लोग चाय को देखते हैं कि यह बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया था कि चाय एक रोपण फसल है और रोपण फसल को बड़े बागानों के रूप में उगाया जाता है और उसके साथ साथ ये एक प्रकार का पेय फसल भी है चाय। तो इसे बागानों के बड़े बड़े बागानों के रूप में उगाया जाता है। अब इसके उत्पादन के लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो ठंडी जलवायु होनी चाहिए, अधिक वर्षा होनी चाहिए और दोमट मृदा एवं मंद ढाल जो है वो अच्छी होती है चाय के लिए। यानी कि चाय के लिए किन भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है, तो वो ठंडी जलवायु, अधिक वर्षा, दोमट मृदा और इसके साथ साथ जो है वो मंद ढाल हो। तो मंद ढाल का मतलब थोड़ा बहुत ढाल हो, ज़्यादा ढाल ना हो, तो उसे मंद ढाल जो है वो कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये चाय का जो है वो बागान है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से थोड़ा मंद ढाल है। ठंडी जलवायु इसलिए क्योंकि ताकि ज़्यादा धूप होने से इसकी पत्तियाँ जो है वो जल्दी जो है सूख जाएगी तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ ठंडी जलवायु होनी चाहिए और वर्षा भी अधिक मात्रा में होनी चाहिए। अब चाय के उत्पादन में अग्रणी देश को देखें तो हम लोग चीन जो है वो 1 नंबर पे आता है। यानी कि चाय का जो सबसे अधिक उत्पादन पूरे विश्व में किया जाता है वो सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, तो चीन में किया जाता है। और दूसरे स्थान पे आपका भारत है। और भारत में कौन सा देश जो है, कौन सा राज्य जो है चाय के उत्पादन में अग्रणी है यानी कि आगे है, तो वो आपका असम राज्य है। ये भारत के पूर्व हिस्से में जो है वो पड़ता है। तो यहाँ आप ध्यान में रख सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो वो आपका असम हो जाता है। तो असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन जो है वो किया जाता है। अब इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो यहाँ जो NCERT में इसके बारे में बताया गया है वहाँ आपको शायद उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं इसे सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ है तो इसलिए इसको यहाँ जो है बताया जा रहा है क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 3 जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें जो आती है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त सारी चीज़ें जैसे कि कृषि, खनन, वन, मत्स्य, पशुपालन,
ये सारी चीज़ें जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राकृतिक से जुड़ी जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है अर्थव्यवस्था विषय में। फिर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फैक्ट्री में उत्पादित जो वस्तुएं की जाती है, विद्युत, गैस, ये सभी जो है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, यातायात, व्यापार, बीमा, विज्ञापन, दूरसंचार, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी जो हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वैसे तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ देगा कि कृषि जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे तो आप टिक कर दीजिएगा, लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है, ये कैसे कृषि से कनेक्टेड है, मैं इसे यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप ये अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार शायद आप समझ गए होंगे। अब देखिए, पौधे से परिष्कृत यानी कि कृत्रिम उत्पादन तक के रूपांतरण, यानी कि पौधों को कृत्रिम यानी कि जो उसे बदला जाता है कृत्रिम रूप से, उसे बदलने में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं जो कि कौन कौन सी है, तो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। इसे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा उदाहरण में जैसे बताऊं, तो जैसे मान लेते हैं कि कोई भी किसान जो है वो आलू की खेती करता है, तो आलू जो है वो कृषि से जुड़ा चीज़ है, तो कृषि एक प्रकार का प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि ये इसी 3 क्रियाओं से कोई भी चीज़ जो है वो गुजरता है, तो ये कृषि यानी कि आलू जो उगाया गया ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आया। अब ये किसान के माध्यम से आलू जो है वो ज़्यादा मात्रा में उगाया गया है, तो इस आलू को क्या करेगा, वो कहीं जो है कि इसे फैक्ट्री में डालेगा और वहाँ इससे जो भी चीज़ जैसे कि चिप्स हो गया, जो भी चीज़ें जो है बनाई जा सकती है वहाँ बनाएगा। तो ये आलू फिर जो है कि प्राथमिक क्रिया से कहाँ जा रहा है, द्वितीय क्रिया में, क्योंकि इसी से फिर इसका विनिर्माण होगा फैक्ट्रियों में। जैसे यहाँ उद्योग, निर्माण, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होगा फैक्ट्री में, इससे जो है कि लेज बनाया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में जो है कि द्वितीय क्रिया हुआ, और फिर इस लेज को कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कोई जानेगा तब ना, या इसको फिर कहीं वहाँ से जो है कि किसी माध्यम से ले जाया जाएगा या कोई खरीदेगा। तो जैसे कि यहाँ आप व्यापार देख सकते हैं, जैसे आप विज्ञापन देख सकते हैं, जैसे कि टीवियों में दिखाया जाता है लेज ऊज के बारे में, तो ये तृतीय क्षेत्र यानी कि ये एक तरह से सपोर्ट करता है, यानी कि इतने सारे चीज़ों से जो है किसी चीज़ को गुजरना पड़ता है और फिर तृतीय क्रिया के बाद ये चीज़ें जो है वो सफल होती है। इसमें आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे कि गेहूँ, धान, ये सभी जो है इन तीनों क्रियाओं से गुजरना ही पड़ता है। तो ये इसलिए आपके कृषि चैप्टर में ये अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बताई गई है, क्योंकि ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप शायद थोड़ा इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आप इसे और भी जैसे कुरकुरे के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जैसे मक्का की खेती किए तो प्राथमिक क्रिया पहले हुआ, फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा उगाए हैं तो हम लोग किसी फैक्ट्री में देंगे, तो वो द्वितीय क्रिया हो गया। और फिर इसे सपोर्ट करेगा, यानी कि इससे इसका विज्ञापन करेगा या इसे परिवहन के माध्यम से दूसरे जगह जहाँ डिमांड है वहाँ भेजा जाएगा, तो ये तृतीय क्रिया यानी कि ये सेवा क्षेत्र, यानी कि एक तरह से ये सेवा दे रहा है, सेवा कर रहा है, इसलिए तृतीय क्षेत्र क्रिया को या तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगले NCERT के चैप्टर से आपसे फिर से मुलाकात। तब तक आप अपना रखिए बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।